ठीक है। सो यहाँ पर यस, तो देखो यहाँ पे मुझे ये कमांड मिल जाती है, तो जस्ट मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी। ठीक है। अब जब तक के रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होते रहेगा, ठीक है, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली रिडक्स क्या है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं पेंट पेंट शेयर है मेरा, विजिबल है। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो देखो आपका रिएक्ट का आई होप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए स्टार्टिंग में, है ना। डेटा शेयरिंग, ठीक है। तो आपने अभी तक के देखा होगा कि डेटा शेयरिंग कितने टाइप की होती है रिएक्ट में अभी तक के, ठीक है। सो हम डेटा शेयरिंग यानी डेटा पास करना, डेटा शो करना, पास करना, है ना। सो कि, किस किस तरीके से हमने अभी तक के डेटा पास करना सीखा है। सबसे पहले हमने देखा होगा कि पेरेंट से चाइल्ड, है ना। मतलब में पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन का सबसे पहला टॉपिक हुआ होगा। तो पेरेंट से हम चाइल्ड में डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। और चाइल्ड से भी हम डेटा पास करके कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं पेरेंट का, ठीक है। तो ये तरीका था सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद इनहेंस किया टॉपिक को, तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नाम का टॉपिक आपको मिला होगा। आई होप सबने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर सुना है, एम आई राइट। रिएक्ट के लोग हैं ना ये बैच में। हाँ यस सर। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का काम क्या था। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का काम भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना था, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का अगर से यूज करता हूँ तो मैं पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी कंपोनेंट में डेटा पास कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में इतनी ताकत है कि वो फंक्शन कॉल भी करवा के दे सकता है पेरेंट का। और पेरेंट से चाइल्ड में कौन से भी चाइल्ड में कितना भी लेवल का हो, मतलब पेरेंट का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, वहां पर भी वो डेटा पास कर सकता है, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में इतना पावर है कि वो डेटा पास कर सकता है कितना भी नेस्टेड चाइल्ड हो, तो फिर रिडक्स क्यों आया, है ना। ये बात है। तो रिडक्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या करता था। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जब भी कोई डेटा पास करता था या फिर डेटा अपडेट करता था, तो होता क्या था, आपके जितने भी स्क्रीन पे लाइव जो कंपोनेंट रहते थे, जहां पर भी डेटा पास हुआ है या अपडेट हुआ है, तो होता क्या था, हम सेट स्टेट करते थे। तो पेरेंट में, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में सबसे पेरेंट वाला कंपोनेंट जो है वो अपडेट होता है। अगर से सबसे पेरेंट वाला कंपोनेंट अपडेट हुआ रे हुआ, तो होता क्या था, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट थे वो सारे के सारे क्या होते थे, रिफ्रेश होते थे, ठीक है। ये चीज आप एक बार ट्राई करके देख लेना कि आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का कोई भी डेटा अपडेट करके देखना, और जितने भी कंपोनेंट है सब में कंसोल डॉट लॉग लगा के देखना, ठीक है। तो जैसे ही पेरेंट का कंपोनेंट का कोई डेटा सेट स्टेट हो जाता है, तो होता क्या है, जितने भी चाइल्ड हो गए ना उसके सारे के सारे रिलोड हो गए, ठीक है। सबको पता ही है कि सेट स्टेट करने से क्या होता है, कंपोनेंट रिलोड होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज था कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हटाने के लिए कौन आया है, रिएक्ट का रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो एक हाई लेवल पे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि रिडक्स हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। और एक कॉमन वेब एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एप्लीकेशन, और यहाँ पे लेट्स अस कंसिडर कि ये नेविगेशन बार है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं कंटेंट, ठीक है, हाई लेवल पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर से ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि होम रहता है, ठीक है। या फिर मान के चलो कि लेट से अबाउट पेज रहता है, ठीक है। लेट से और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे मल्टीपल पेजेस के टैब्स के ऑप्शंस रहते हैं नेविगेशन बार पे। और और यहाँ पर भी हमारा कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ये जो डेटा है, ये जो तीनों बॉक्स में जो डेटा आपको दिख रहा है, ये सर्वर से आया हुआ डेटा रहता है, यानी कि एपीआई के थ्रू हम डेटा फेच करते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि हमारे नेविगेशन बार के ऑप्शन भी हम
एपीआई के थ्रू लेके आते हैं और डायनामिकली हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा तो लेके आना पड़ता है एपीआई के थ्रू, है ना। तो जब हम कोई डेटा एपीआई के थ्रू लेके आते हैं तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करते हैं, है ना। फिर वो कंपोनेंट का कोई वेरिएबल हो या पेरेंट कंपोनेंट का कोई वेरिएबल हो या फिर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का कोई एक वेरिएबल हो जो सबसे पेरेंट रहता है, लेट्स से कि app.js, ठीक है। तो वो हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट रिएक्ट रिडक्स भी इंप्लीमेंट करता है। बस फर्क इतना रहता है कि वो जो डेटा है वो कोई कंपोनेंट में ना स्टोर करके हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, वहां पे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और वहां पे हम स्टोर करते हैं। लेट्स से कि ये मेरी वो फाइल्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि ये रिडक्स की फाइल्स है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, 9 बार का डेटा यहाँ पर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। मेरे एप्लीकेशन का और अलग से जो डेटा, जैसे कि आपके ये 3 बॉक्स दिख रहे हैं, वहां पे जो भी कुछ डेटा शो करना है मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि डैशबोर्ड डेटा, ठीक है। तो रिडक्स क्या कर रहा है, रिडक्स एक अपना अलग से सेक्शन बना के रख दे रहा है, ठीक है। और उसके उसके कुछ फाइल्स रहेगी, उसमें हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें वो डेटा स्टोर करके रखेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा ये होगा कि ये जो डेटा है हम कहीं पे भी जरूरत पड़ने पे उसे यूज कर सकते हैं, उसे पास कर सकते हैं। हाँ, उसके तौर तरीके थोड़े अलग हो गए, लेकिन ये जो एक जगह पे मैंने 9 बार का डेटा अगर से स्टोर करके रखा है और मुझे किसी और कंपोनेंट में किसी और पेज में भी उसकी जरूरत है, तो मैं यहाँ से उठा के वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट उस पर्टिकुलर पेज पे मैं क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहां तक के सबको क्लियर है क्या? एक इमेजिनरी सिनारियो क्लियर है क्या आपका? हाँ सर। ठीक है। अब अब इसमें हम अब इतना सब करना क्यों है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हो गया या फिर पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करना हो गया, जब भी मैं अपडेट करता हूँ डेटा, तो होता क्या है कि मेरा कंपोनेंट रिलोड होते थे, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट का स्टेट मैनेजमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बस इसके कुछ इंस्टॉलेशन रह गए, हमें कुछ इसके डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स का एक बना बनाया पैटर्न है, ठीक है। वक्त के साथ वो अपडेट होते रहता है, लेकिन मैं आपको एक जनरल पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको रिएक्ट रिडक्स कैसा काम करता है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के लेवल में आपको वो फ्लो सिर्फ फॉलो करते जाना है, ठीक है। अगर से इन केस फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हो सकता है कि वो रिएक्ट रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग हो, लेकिन तरीका एक ही रहेगा, सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। हो सकता है सिर्फ फाइल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो, बाकी कुछ नहीं। यूज करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इमेजिन करने का तरीका, ठीक है। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ, शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। सो रिएक्ट रिडक्स 1, ये हो गया मेरा से, ठीक है। अब ये नया क्लिपबोर्ड, हाँ। तो अभी रिएक्ट रिडक्स का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बस आप अपने दिमाग में रखो वो स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा वैसा होता होगा करके, बस, ठीक है। फिर हम थोड़ा इंप्लीमेंट देखेंगे। आज तो फिलहाल मैं एक इंस्टॉलेशन तक के ही बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या इंस्टॉल करके रख देना है। कल के क्लास में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने साइड में एक फाइल बनाया था ना, ऐसा बॉक्स बनाया था, जिसमें हम क्या करते हैं, रिएक्ट के कुछ फाइल्स मेंटेन करते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या कौन से तरीके से हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब डेटा अगर से मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो उस डेटा को मुझे एक्सेस भी करना पड़ेगा, उस डेटा को अपडेट भी कैसे करना, वो सब चीजें सीखनी होगी, ठीक है। तो हम एक फ्लो देखेंगे रिएक्ट रिडक्स का कि वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड, ठीक है। तो देखो होता क्या है, मान के चलो ये पूरा रिएक्ट रिडक्स का एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर समझो, फाइल समझो, कुछ भी समझो, ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर रहेगा और एक मैनेजमेंट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्ट रिडक्स वर्क कैसा करता है, सबसे पहले ये ध्यान में रखो। तो ये जो बड़ा बॉक्स मैंने बताया, इसको आप क्या करो,
स्टोर करके कंसीडर करो, ये एक बहुत बड़ा स्टोर है, ये एक दुकान है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर है, ठीक है, एकदम नॉर्मल वे में स्टोर, ठीक है, इसे हम स्टोर कहेंगे, ठीक है। अब ये स्टोर ना, देखो हर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो कोई भी अगर शॉप जाए तो उनका एक अलग से मैनेजमेंट होता है, चीजें प्लेस करने का, चीजें बेचने का तरीका है ना, तो बस यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट रिडक्स का तरीका कैसा है, यहाँ पे 3 वे में इसको समझा जाता है, मतलब 3 स्टेप्स के थ्रू, ठीक है। एक रहता है पहला, एक रहेगा हमारा एक्शन, ठीक है, देन सेकंड रहेगा मेरा कांस्टेंट, ठीक है, एंड थर्ड रहेगा मेरा रिड्यूसर, ठीक है। अब ये ऐसे हमारे 3, आप इसको फाइल ही समझो, ठीक है, या कंटेनर समझो इन फिलहाल के लिए, ठीक है। हम फाइल ही क्रिएट करने वाले, ये सब नाम भी मैं सेम ही देने वाला हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक्शन क्या है, कांस्टेंट क्या है और रिड्यूसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और इनका इनको कहाँ पे रखा जाता है, इसको मैनेज कौन करता है, तो वो करता है स्टोर, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जो हमारा एक्चुअल डेटा, लेट से कि मेरा नेविगेशन बार का डेटा मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है, या फिर मेरे डैशबोर्ड का डेटा मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो वो जगह रहेगी आपकी रिड्यूसर, ठीक है। तो रिड्यूसर नाम की एक फाइल रहने वाली है, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ स्विच केसेस वगैरह लगने वाली है और उसमें डेटा स्टोर होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप हाई लेवल में बस इतना समझो कि रिड्यूसर में क्या होता है, डेटा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। रिड्यूसर में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं सेकेंड चीज, देखते हैं वो है एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है, एक्शन जो रहेगा, एक्शन क्या करेगा, हमें कुछ एक्शंस डिस्पैच करनी होती है, या फिर ऐसा समझो कि हमें एक फंक्शन कॉल करना होता है। एक्शन नाम के फाइल में मल्टीपल फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट से कि मेरा यहाँ पे फंक्शन 1 है, ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन 2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ये 2 ही फंक्शन नहीं रह गए, मल्टीपल कितने भी फंक्शन है, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ढेर सारे फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब लेट से कि ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या काम करता है, इसका काम रहेगा कि मेरा नेविगेशन बार का डेटा जो है स्टोर करना रहेगा कहाँ पर, मेरे रिड्यूसर में, यहाँ पे, ठीक है। और मेरा जो फंक्शन टू है वो क्या करेगा, मेरा डैशबोर्ड का डेटा ले जाके इस रिड्यूसर में अलग से वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये रिड्यूसर और एक्शन का कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा, बराबर। यानी कि यहाँ एक्शन में क्या होने वाला है, एक्शन में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस कॉल होने वाले हैं, ठीक है। और वो फंक्शन ये तय करेंगे कि कौन से वेरिएबल में ले जाके डेटा स्टोर करने का है, ठीक है। एक कोई फंक्शन नेवर का डेटा स्टोर करेगा, कोई फंक्शन डैशबोर्ड का करेगा, ठीक है, या फिर कोई और डेटा स्टोर करेगा, जितने फंक्शन रहेंगे उतना डेटा स्टोर्ड होगा, डेटा फेच भी होगा, ठीक है। फेच तो हम अलग फंक्शन यूज करते हैं, मान के फिलहाल कंसिडर यही करके चलो कि डेटा स्टोर करने का है, ठीक है। अब ये दोनों का फंक्शनैलिटी समझ में आ गई क्या आप लोगों को, हाई लेवल आ गई, यस सर। ठीक है। मतलब डेटा स्टोर कहाँ करना है, देखो एक्सेस करने का अभी काम आने का है, ठीक है, हम अपने कंपोनेंट में डेटा पहुंचाने की ही है, ठीक है। हम सिर्फ अभी यहाँ पे एक मैनेजमेंट देख रहे हैं कि कैसा कि हम डेटा कैसा स्टोर करेंगे, ठीक है, फेच करने का हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। अब तीसरी फाइल जो आती है वो कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे रहेंगे मल्टीपल फंक्शंस एक्शन के अंदर, ठीक है। तो इन फंक्शंस के क्या काम है, ये कौन तय करने वाला है पता है क्या, ये कांस्टेंट तय करेगा। कांस्टेंट क्या बोलेगा एक्शन के फंक्शन को कि भाई ये वाला डेटा डिस्पैच करके स्टोर करो,
और ये जो फंक्शन है जाएगा रिड्यूसर के पास, और यहाँ पर भी कांस्टेंट दखल देगा, ये बताएगा रिड्यूसर को कि देखो आपको ये वाला डेटा यहाँ पे स्टोर करना है। मतलब ये कांस्टेंट का रोल जो रहेगा ना, ये दोनों जगह पे रहेगा। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा मैनेजमेंट रहता है रिएक्ट रिडक्स का। ठीक है, क्या कि कांस्टेंट बताएगा एक्शन को, ठीक है, और कांस्टेंट ही बताएगा रिड्यूसर को कि कौन सा डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर ही ऊपर ओवरफ्लो रिएक्ट रिडक्स का। ठीक है, और अब जबकि यहाँ पे डेटा जो स्टोर हो गया है, ये हमारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी कोई भी कंपोनेंट में हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, हमें हर डेटा जो है वो रिएक्ट रिडक्स में ले जाके स्टोर नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा हर डेटा स्टोर नहीं करना है। ऐसा डेटा ऐसा डेटा जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हमारे जैसे कि यूजर की इंफॉर्मेशन हम मल्टीपल कंपोनेंट पे हमें लग सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो केस में रिड्यूसर में डेटा लाके स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अब डैशबोर्ड, देखो हम कोई भी एप्लीकेशन में हमारा डैशबोर्ड रहता है, लेकिन बहुत सारे टैब भी रहते हैं, तो हम पूरे टैब में स्विच करके वापस कहाँ पे आते हैं, डैशबोर्ड के तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा डैशबोर्ड का डेटा जो है ना, मैं बार बार एपीआई से कॉल ना करूं, मैं एक बार कॉल करके रख दूं और उस रिड्यूसर में उसे स्टोर कर दूं, और जब भी डैशबोर्ड का पेज लोड हो जाता है, वो डेटा क्या होगा, मुझे हमेशा दिखेगा, बार बार एपीआई कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसमिशन कम हो जाता है, क्योंकि हम आपने क्या किए, एक ही बार में डेटा लाके स्टोर करके रख दिए रिड्यूसर में। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक हल्की सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आपका एप्लीकेशन अगर से रिलोड हो जाता है, रिलोड यानी समझते हैं ना, अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन में, आई होप आपको सिंगल और मल्टीपल पेज का डिफरेंस पता होगा, है ना। मल्टीपल पेज में क्या होता है, हर बार नया पेज आता है और हर बार एप्लीकेशन रिलोड होती है, लेकिन सिंगल पेज में वैसा नहीं होता है। लेकिन एक हार्ड रिलोड का भी ऑप्शन रहता है ना। हार्ड रिलोड यानी कौन सा, जैसे कि ये, इसे कहते हैं हार्ड रिलोड। ये जैसे कि पूरी एप्लीकेशन लोड होती है एट अ टाइम। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारा डेटा इरेज हो जाता है। तो हमें वो टाइम पे भी हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर से मेरी एप्लीकेशन रिलोड हो गई, तो वो टाइम पे मुझे जो जरूरी डेटा शो करना है, उस टाइम पे हमें फिर एपीआई कॉल करना होता है। ठीक है, वो तो आगे की बात है। फिलहाल तो हमें ये सीखना है कि ये मैनेजमेंट हम कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो अभी देखते हैं मेरा प्रोजेक्ट लोड हुआ है या नहीं। हाँ, यस, क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको मैं ओपन विथ इंटीग्रेट टर्मिनल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारा इस तरीके से रन हो जाता है। देखो फ्रेश, पूरा फ्रेश है एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ, अभी यस, तो अभी देखो हमें रिएक्ट रिडक्स को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अब डिपेंडेंसीज यानी सबको पता है, पैकेज डॉट जेसन में क्या रहता है, देखो डिपेंडेंसीज का एक सेक्शन रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, जो भी चीजें करोजल रहता है, मतलब अलग अलग प्लगइन जो इंस्टॉल करना रहता है, जो हमें हमारे वेबसाइट के लिए नीडेड रहती है, वो यहाँ पे इंस्टॉल की जाती है। मतलब इंस्टॉल तो हम एनपीएम के थ्रू करते हैं, है ना, लेकिन एंट्री कहाँ पे होती है उनकी, उन पैकेजेस की, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अभी हमारे करंट प्रोजेक्ट में इतने सारे पैकेजेस जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रिएक्ट रिडक्स इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो मुझे उनके कुछ पैकेजेस क्या करने होंगे, इंस्टॉल करने होंगे। ठीक है, तो उनके मैं वर्जन के साथ इंस्टॉल करूंगा। मैं आपको पैकेजेस के नाम भी बताता हूँ, देखो यहाँ पे रीडमी फाइल में मैं रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर, तो हमें टोटल 1 2 3 4 पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं, तो एक एक करके हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं। ध्यान में रखना, वर्जन जो मैं बता रहा हूँ वही वर्जन, अभी वर्जन समझ में आया ना, ये रहता है हमारे पैकेज का नाम। ठीक है,
और इस पैकेज का मुझे कोई पर्टिकुलर वर्जन अगर इंस्टॉल करना है तो मुझे देना होता है @ एंड देन वो वर्जन, जैसे कि यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स 8.1.3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे पकड़ेंगे Ctrl+C। ठीक है, इसको मैं रीडमी फाइल में स्टोर कर देता हूँ, आपको सर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इंस्टॉल कर देना। सो यहाँ पे ओपन विथ इंटीग्रल टर्मिनल। ठीक है, तो एक एक करके मैं क्या करूंगा, चारों के चारों पैकेज जो है सबसे पहले इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इस तरीके से npm इंस्टॉल, सॉरी npm इंस्टॉल एंड दिस पैकेज। चैतन्य, हाँ लेट्स भी मैंने वर्जन नहीं डाला, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा इन सब पैकेजेस का तो वो इंस्टॉल होगा, तो सारे वर्जन के साथ कोडिंग भी अलग रहती है क्या, कि सिंटैक्स अलग रहता नहीं देखो, अभी अभी जो रिएक्ट का रिडक्स है ना, वो दो है? हिस्सों में आ गया है। जैसे कि एक टूल किट करके आता है। ठीक है, तो हाँ। वो टूल किट को भी समझने के लिए ना, पहले ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ ना, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझ गए तो टूल किट अपने आप समझ जाता है। ठीक है, तो ओके। टूल किट में ना फ्लो ही नहीं समझ में आता है कि ये फाइल क्यों क्रिएट की है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना ये वाले पैकेजेस के थ्रू ही होगा। ओके, तो इसीलिए मैं मतलब हमेशा टूल किट में हाँ सब सर, कुछ चीजें ऑटोमेटिक है, टूल किट में हाँ चीजें ऑटोमेटिक है। हाँ हाँ, इसीलिए। ओके। ठीक है, यहाँ पे कैसा, हमें पूरी पूरी जो फाइल्स होती है ना अपने को बनानी पड़ती है, तो समझ में आता है कि हाँ ऐसा सा पास हो रहा होगा, ऐसा सा कॉल हो रहा होगा। टूल किट में वैसा नहीं रहता, वो डायरेक्ट रेडीमेड स्ट्रक्चर बना के दे देता है, और फिर नहीं क्या, बिगनर्स को समझ में नहीं आता कि कैसा वर्क कर रहा है करके। हाँ। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक एक ये चारों पैकेज को इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी फिलहाल ना सर, मैं आज सिर्फ और सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर बना के छोड़ दूंगा। ठीक है, कोडिंग वगैरह का पार्ट हम कल देखेंगे। नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 3 4 फाइल आ जाती है और इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाता है कंपोनेंट में, इसलिए। ओके, तो ये चारों इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चारों डिपेंडेंसी सब जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना, तो इनकी फंक्शनैलिटी में समझा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो फिलहाल आज हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू ही हम देखेंगे। देखो यहाँ पे ना, मैंने सबसे पहले देखा, यहाँ पे मैं एक स्टोर नेम प्लेस किया था। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये स्टोर के अंदर क्या है, एक्शन कांस्टेंट और रिड्यूसर। मतलब स्टोर जो हो जाता है वो सबसे पेरेंट वाला हो जाता है, जो मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट प्लगइन्स वगैरह रहेंगे वो हम सब स्टोर के अंदर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और स्टोर के अंदर ही एक्शन और रिड्यूसर की फाइल्स को हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो तो हमें फोल्डर, यहाँ पे मेन जो रहता है वो फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को पहले ध्यान में रखो, इसलिए मैं सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर कल हम एक्चुअल इंप्लीमेंट देखेंगे। सो एसआरसी में जाएंगे। ठीक है, रूट हमारे सोर्स डायरेक्टरी में, यहाँ पे आप सबसे पहले एक फोल्डर बना लो। ठीक है, क्या नाम से, रिडक्स नाम से। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वे हो जाता है जो जो नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप अपना नाम आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये रिडक्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ, जिसका हम नाम लिखेंगे रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, नॉर्मल जेएस फाइल ही रहेगी, store.js। ठीक है, और एक और फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, न्यू फाइल, कंबाइन कंबाइन रिड्यूसर्स डॉट जेएस। ठीक है,
तो ये कंबाइन रिड्यूसर, आप अभी ये नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके नाम से ही मतलब निकल के आता है। देखो जरूरी नहीं रहता है कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिड्यूसर फाइल रहेगी। देर आर मल्टीपल रिड्यूसर फाइल, मतलब वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कि वो, क्योंकि ऐसा हर एप्लीकेशन ऐसा रहता नहीं है कि जिसमें एक ही मॉड्यूल हो, ठीक है। हो सकता है कोई किसी एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स हो, लेट्स से कि एडमिन और क्लाइंट, है ना। तो उस हिसाब से क्या करता है डेवलपर, दो दो रिड्यूसर की फाइल्स बना के रख देता है, जैसे कि एडमिन रिड्यूसर हो गया, क्लाइंट रिड्यूसर हो गया, ठीक है। हम फिलहाल एक ही रिड्यूसर बनाएंगे क्योंकि तरीका हमेशा एक ही रहता है। तो बात आती है कंबाइन रिड्यूसर। तो कंबाइन रिड्यूसर का नाम से ही समझ में आ रहा है ये फाइल का काम क्या होगा। जितने भी हम रिड्यूसर्स की फाइल्स बनाते हैं वो यहाँ पे हम कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। वो कंबाइन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। नाम से इतना समझ लो कि मल्टीपल कुछ फाइल्स रहेगी जो यहाँ पे कंबाइन होने वाली है, ठीक है। और स्टोर जो रहेगा जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया है रिएक्ट रिडक्स नाम का, ठीक है। तो इस रिएक्ट रिडक्स नाम के फोल्डर में हम अपना एक्शन, कांस्टेंट और रिड्यूसर की फाइल्स को मैनेज करके रखेंगे। तो यहाँ पे बस जस्ट मैं action.js, ठीक है, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ constant.js, ठीक है। देन यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करूंगा reducer.js, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, रिडक्स का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, देन कंबाइन रिड्यूसर डॉट जेएस, स्टोर डॉट जेएस, ये दो फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसमें एक्शन, कांस्टेंट और रिड्यूसर जो रहेगा, ये तीन फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये स्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रक्चर मतलब मिलता जुलता है ना, ठीक है। यहाँ तक कि आपको ऊपर ऊपर हाई लेवल में समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। कोडिंग पार्ट हमने अभी तक के देखे नहीं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं आज के दिन। क्लियर हो रहा है? यस सर। स्टोर रहेगा ठीक है, वो एक ही रहेगा, करेक्ट। हाँ, और स्टोर हमेशा combine एक ही रहता है, और वो और स्टोर जो जितने मेरे हम, मॉड्यूल्स हाँ है उसके अकॉर्डिंग मैं कंबाइन रिड्यूसर अलग अलग बना सकता हाँ, यस, मतलब आपका कंबाइन रिड्यूसर यही काम करता है कि आपके जितने मॉड्यूल्स होते होंगे एप्लीकेशन में, उनको उनके उतने रिड्यूसर फाइल्स बनेंगी। अभी के देखो कंडीशन में मैंने एक ही रिड्यूसर फाइल क्रिएट की है, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल रिड्यूसर फाइल हो अलग अलग मॉड्यूल के लिए, तो वो फाइल्स को हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करते हैं, हूँ। ठीक है। ओके, कंबाइन रिड्यूसर नाम, कंबाइन रिड्यूसर भी फाइल एक ही रह गई। उसमें सिर्फ स्टोर अगर की भी एक ही उसमें रहेगी। हाँ, उसमें अगर अपन ने रिएक्ट रेडक्स के फोल्डर में रिड्यूसर दो तीन बनाए तो वो रिड्यूसर अपन इस कंबाइन रिड्यूसर में ज्वाइन करेंगे। यस यस, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है? ठीक है। तो आगे आगे का स्ट्रक्चर पढ़ा दूं क्या मैं? ये आज के लिए रहने देते हैं। हाँ, वही वही सोचता हूँ क्योंकि आप अभी देखो 5 फाइल है ना, तो 5 फाइल का फिर वो, और फिर ये पांचों फाइल का जो भी कुछ रहता है जैसे कि फंक्शन और डेटा, वो फिर और एक्सेस करना कंपोनेंट में, तो इसको थोड़ा आराम आराम से सीखते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है सब लोगों को, ठीक है, कि ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा है ना। ये बस दिमाग में रखो कि एक्शन रहता होगा जिसमें हम फंक्शंस बनाते होंगे, और रिड्यूसर में डेटा स्टोर करता होगा। रिड्यूसर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होता होगा। एक कांस्टेंट रहता होगा जो बताता है कि भाई एक्शन तू ये वाला डेटा डिस्पैच कर दे रिड्यूसर को। फिर रिड्यूसर को कांस्टेंट ही बताता है कि भाई ये वाला डेटा आया है तो इधर ही स्टोर कर दे। ये ऐसा कुछ फ्लो रहेगा, ठीक है। अब इस फ्लो में हमको कौन सा डेटा कब स्टोर करना है ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज हम इन तीनों को इंप्लीमेंट करने के बाद जब कंपोनेंट में हम इन उस डेटा को एक्सेस करेंगे, यानी कि रिड्यूसर में पड़े हुए डेटा को एक्सेस करेंगे जो कि ग्लोबली अवेलेबल रहता है, फिर उस हिसाब से हमें वो स्टेट मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। तो वो भी फिर हमें कंपोनेंट की लाइफ स्टाइल वगैरह, कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है, एपीआई को कब कॉल करना है, और कब मेरे को डेटा भेजना है, ये सब सिनेरियोज आने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए आप दिमाग में ये जो मैं आज इसलिए सिर्फ आपकी ये नाम दिमाग में छप जाने को ना, कि कांस्टेंट है, रिड्यूसर है, एक्शन है, स्टोर है, ये नामों से फैमिलियर हो जाओ।
इसलिए मैं बस आज इतना ही करवाता हूँ, ठीक है। कोडिंग का पार्ट हम लगे तो कल देखते हैं। ओके गाइस, एनी डाउट किसी को कुछ? ये ठीक है, डिपेंडेंसीज, हाँ हाँ बताओ। हाँ, सो ये डिपेंडेंसीज जो है मैं वो शेयर कर दूंगा सर आपको, आप थोड़ा ग्रुप में हाँ डाल देना, मुझे नहीं पता ना कौन सा ग्रुप है। चलो हाँ ठीक आहे सर. रेकॉर्डिंग आज उद्या 2-3 वेळा बघा, फक्त कारण हे टर्म्स कशासाठी यूज करतो हे समजलं पाहिजे, त्यानंतरच कोडिंग इम्प्लिमेंटेशन समजेल. सो रेकॉर्डिंग न चुकता ऍटलीस्ट 2 वेळा गो थ्रू करा. युट्यूबवर अजून हिंदीमध्ये काही तुम्हाला मराठीत तर नाही पण हिंदीमध्ये तुम्हाला रिडक्स का बरं यूज करायचं जितकं भेटतं उद्या, तितकं थेरॉटिकली डोक्यात सगळं क्लिअर झालं पाहिजे की रिडक्स काय आहे, काय कशासाठी यूज करतात. मग उद्या कोडिंग पार्ट समजेल. इथे सर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडरचं झालंय का कोणतं टॉपिक? हाँ बताया, हाँ लेकिन वो प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया तो अभी ये भूल गए होंगे. मैं कल क्या हाँ करूंगा, हाँ सुबह फिर से यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये एक बार फिर से रिवाइज करूंगा. हाँ, ठीक है, ठीक, चलो ओके, ओके चलो. थैंक्स उद्या रात्री एवरीवन। परत 9 वाजता कनेक्ट करूंगा सेकंड पार्ट. कल हो जाएगा खत्म कि परसों भी लगेगा चेतन? कल कल ले लूंगा मैं क्लास, और परसों भी ले लूंगा, ठीक है। मतलब एपीआई कॉल वगैरह बताना पड़ेगा ना मुझे कि कैसे कब एपीआई कॉल करना है, तरीका। हाँ हाँ ठीक है चलो चलो. हाँ थैंक ओके, यू ऑल. या थैंक्स टीम। ओके ओके.